दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे भूगोल की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, थोड़ा सा हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से, रुचिकर दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ एक ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जिनको जानकर हम लोग हैरान तक हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तथ्य मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो शुरुआत कर रहा हूं आज के वीडियो की। सबसे पहला तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले वीडियो को इतना सारा आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने देखा है, भारी मात्रा में लाइक भी किया है। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर प्रेम बनाते रहेंगे, मोटिवेशन मेरा बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कुछ एक थोड़ी बहुत बात करी थी और ओवरऑल जो आइलैंड्स होते हैं, द्वीप होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने समझा था। आज उसी के बाद से हम लोग चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और आज पूरी तरीके से जो वीडियो होने वाला है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही होने वाला है। तो चलिए एक बार हम लोग पिछली थोड़ी सी रूपरेखा को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत हम लोगों ने इस तरह से देख लिया था। यहाँ पर ये एक बिंदु मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है और एक बिंदु मैंने इस तरह से बना दिया है। इसके ऊपर का भारत का वो क्षेत्र है जिससे भारत के अन्य पड़ोसी देश लगे हुए हैं और इसी को, ये जो लाइन दिख रही है येलो कलर की, इसे हम लोगों ने बोला है अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर, कुछ भी बोल सकते हैं। 15,200 किलोमीटर लंबी ये बॉर्डर है। दूसरी तरफ यहाँ जो ब्लू कलर में हम लोगों को देखने को मिल रही है लाइन, इसे मैंने आप लोगों को बताया ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, यानी कि भारत की ये तटीय रेखा है, जो कि ये ऐसा बोल सकते हैं ये ब्लू डॉट से लगाकर ब्लू डॉट तक है। इसकी अगर कुल मिलाकर लंबाई है तो ये कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसकी कुल मिलाकर लंबाई हो रही है। फिर इंडिया से लगा हुआ एकमात्र ओशियन, एकमात्र महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है, जिसे हम लोग यहाँ पर इंडियन ओशियन कहते हैं। ये भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। और फिर इंडियन ओशियन को दो भागों में हम लोगों ने देखा है। पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल देखने को मिला है और वेस्ट में अरेबियन सी यानी कि अरब सागर हम लोगों को देखने को मिला है। इसे बे क्यों कहा गया, इसे अरेबियन सी क्यों कहा गया, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अभी मोटे तौर पर हम लोग देख ले रहे हैं कि हाँ, ये वो वाला क्षेत्र है जिससे भारत का मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जिससे समुद्र लगा हुआ है, समुद्र ने इसको छू कर रखा है। तो ये चीज हो गई है। अच्छा, एक जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिया का समुद्र में क्या अधिकार है, क्या भारत का समुद्र में भारत को क्या क्या अधिकार है, ठीक है, और मतलब क्या क्या इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो रही है, क्या क्या इंडिया को अथॉरिटी है, ये सारी चीजें, दायित्व क्या है, अधिकार क्या है, वो भी सारी चीजें बता चुका हूं। उन चीजों को भी देख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे आज के इस टॉपिक की, जिसे हम लोग जान रहे हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहला तो यहां पर मैं टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूं। टॉपिक का नाम हो रहा है अंडमान एवं निकोबार। सबसे पहला तो हम लोगों ने ये जान लिया। अब अंडमान निकोबार है क्या चीज, तो ये बता दूं मैं आप लोगों की जानकारी के लिए कि ये द्वीप समूह है, यानी कि आइलैंड्स के रूप में ये जाना जाता है। कहां पर ये स्थित है, क्या इसकी स्थिति है, तो यहां मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत के पास में दो बड़े द्वीप समूह हैं। उनमें से सबसे बड़ा द्वीप समूह कुछ इस तरह से यहां पर ये देखने को मिलता है। इसे हम लोग जानते हैं अंडमान एंड निकोबार के रूप में। इसे मैं क्या कह दे रहा हूं? अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहला ये अंडमान एंड निकोबार कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़े आइलैंड्स के रूप में जाना गया। भारत का दूसरा बड़ा द्वीप समूह अरेबियन सी में है। इस तरह से केरल के जब वेस्ट में आते हैं तब हमें देखने को मिलता है। इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के रूप में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। अंडमान निकोबार जो हम लोगों को दिख रहा है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 8300 यानी 8300 वर्ग किलोमीटर इसका कुल मिलाकर क्षेत्र है।
अंडमान निकोबार देखा जाए, जैसे द्वीप में आप लोगों को बता चुका हूं कि द्वीप मतलब होता क्या है, तो द्वीप मतलब होता है जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई हो आकृति। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, इस तरह से मान लीजिए एक ये आकृति हो रही है कुछ इस तरफ से, जिसने चारों तरफ से, जिसके चारों तरफ जल ही जल देखने को मिलता है इस तरह से, ठीक है। इसे आप लोग ऐसे देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए एक मैंने बढ़िया तरीके से इस तरीके से ऐसा आप लोगों को पेड़ बनाकर बता दिया, ये आप लोग अब समझ पा रहे हैं, ये क्या हो गया, एक द्वीप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर इसे हम लोग हेलीकॉप्टर से देखें, ऊपर से देखें, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, चारों तरफ इस तरह से समुद्र ही समुद्र देखने को मिलेगा, जबकि बीच में हम लोगों को ये ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं द्वीप, इसे हम लोग कह रहे हैं आइलैंड्स। आइलैंड के रूप में हम लोग इसे जो है जान रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार की बात करें, बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, 572 द्वीप हैं। बताया जाता है, गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितने द्वीपों का, सिंगल है तो द्वीप बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार कुल मिलाकर 572 द्वीपों का समूह है। तो सबसे पहले यही सारी चीजें मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। सबसे पहला यहां हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान एवं निकोबार जो है ये 572 द्वीपों का समूह है। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि ये 572 द्वीपों का समूह है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ी सी और जानकारी बता दूं, यहां देखिए कुछ फैक्ट बता रहा हूं, वो देखिए। इन 572 द्वीपों की अगर हम लोग बात करें तो 572 द्वीपों में से बताया जाता है मात्र 38 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है। केवल 38 यानी 30 द्वीप आइलैंड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मनुष्य निवास करता है। एक जानकारी और आप लोगों के लिए मैं बताऊं, इनमें से मात्र 12 द्वीप ऐसे हैं, 12 द्वीप ऐसे हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं, मतलब जहां पर घूमा जा सकता है। बाकी के क्षेत्रों में घूमा जा सकता है क्या, नहीं। बाकी के क्षेत्रों में इसलिए नहीं घूमा जाता है क्योंकि यहां पर बड़ी ही ज्यादा आदमखोर प्रकार की जनजातियां रहती हैं। ऐसी जनजातियां रहती हैं जिसने हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को नहीं देखा। ऐसी जनजातियां रहती हैं जिसके पास हमारे जैसा सामान्य मनुष्य चला जाए तो वो उसे नोचकर खा तक ले। ऐसी आदमखोर जनजातियां रहती हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से जाना मना है, भारत सरकार ने सीधे तौर पर बोलकर रखा। दूसरा एक कारण और है, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। भारत के पास में ज्वालामुखी भी है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इन सारी जानकारी को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं एकदम बेसिक सी और भी जानकारी जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अंडमान एंड निकोबार के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इसके एरिया के बारे में कि इसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए कि 8300 किलोमीटर स्क्वायर यानी 8300 वर्ग किलोमीटर पर यह द्वीप समूह फैला हुआ है। अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल में, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये जो है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ना कि द्वीप है। आइलैंड्स के रूप में जाना जा रहा है, ना कि आइलैंड के रूप में जाना जा रहा है। शब्दों पर विशेष गौर करें। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो यहां मैं आप लोगों को बता दूं, हिमालय निर्माण प्रक्रिया से हिमालय जो है, हिमालय का जिस प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ था उसके द्वारा ही अंडमान निकोबार हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा खूब बिग बैंग थ्योरी और जमाने भर की दूसरी चीजें। आप लोगों ने सुना होगा हिमालय का जब फॉर्मेशन देखते हैं, जब इंडियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट, या ऐसा कह सकते हैं जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट आकर टकराई है, तब जाकर हिमालय माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं।
क्या होता है हिमालय वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मोटे तौर पर ये जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को थोड़ी सी, केवल कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, यहां पर एक प्लेट हो रही थी, इसे यूरेशियन प्लेट बोली, मतलब एक ये अलग भूखंड था। और ये वाला जो प्लेट दिख रहा है ना हमें, ये वाला प्लेट बहते बहते आया था। ये बहकाए पर रहा था, पानी पर नहीं, लावे के ऊपर, क्योंकि ये क्रस्ट का पार्ट है। ये आया है और टकराया है यूरेशियन प्लेट से। अब इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से समझाऊंगा। अभी केवल मोटे तौर पर जान जाइए कि ये प्लेट बहता हुआ आया और ये प्लेट स्थिर था, जब दोनों टकराए हैं तब हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये यहां से ऐसा हिमालय का निर्माण हमें देखने को मिलता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। हिमालय को हम लोग बोलते हैं विश्व की तीसरी लंबी, क्या बोल रहे हैं, विश्व की तीसरी लंबी, जबकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला 6 किलोमीटर, मतलब हम लोग बोलते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है औसत, तो 6 किलोमीटर। अब आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, सर किलोमीटर बोल रहे हैं, जानबूझकर बोला है ताकि समझ पाओ। 6 किलोमीटर जमीन पर कैसे चलेंगे, बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। वैसे आप 6 किलोमीटर ऊपर देखोगे, मतलब औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट जो रहती वही है 6000 मीटर। अब आप समझ पाओगे 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, तो 6000 से 6100 मीटर औसत ऊंचाई देख रहे हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बात बताते हैं हम लोग, 8850 या 8848 मीटर, इतना ही बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि 8.5 किलोमीटर से भी लंबा जितना हम लोग चले जाएंगे, उतना आसमान में देखेंगे तो हम लोगों को उतनी ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट से देखने को मिलेगी। तो ये हो रही है हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषता। थोड़ा सा जानिए आप लोग यहां पर कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये वेस्ट साइड जो है, यहां पर इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इसके बाद में यहां आते आते इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। हिमालय फिर घूमता है। हिमालय कहां पर घूमता है, म्यांमार में। ये कंट्री कौन सी है, म्यांमार है। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, जब पड़ोसी देश बताएं, तो ये देखिए हम लोगों ने म्यांमार। और म्यांमार में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, इसका नाम चेंज हो गया। इसे पता है किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है वहां पर अराकान योमा के नाम से। इसे कहा जाता है यहां पर अराकान योमा माउंटेन रेंज या अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अब अराकान योमा की ऊंचाई और कम हो गई है। फिर देखते हैं कि ये आकर काहे में डूब गई है, ये आकर इस तरीके से समुद्र में डूब गई है। और बाद में ये ही जो है, ये इसको एक काम करो, इसको मैं ऐसे घुमाकर लाता हूं और ये यहां पर लाकर इसमें जोड़ देता हूं। बाद में बताया जा रहा है, जो आगंतुकों का या वैज्ञानिकों का कहना, वो यही कहना है कि ये जो अराकान योमा है, जब यही समुद्र में डूब गई है तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में देखी गई है। कायदे से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये पर्वत हैं। कैसे पर्वत हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं, समझिए, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए एक काम करते हैं, इसे हटा रहा हूं यहां से, एक डायग्राम बताऊंगा, उससे आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मान लीजिए इस तरह से ये पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। यहां दिख रहा है ये बहुत ऊंचा पर्वत है। फिर ये आते आते पर्वत जो है इस तरीके से ये निचले हो गए, ये दिख गए आप लोगों को, ये पर्वत हो गए। अब यहां तो बहुत ऊंचा क्षेत्र था, तो ठीक है, यहां पर हम लोगों को पर्वत दिख रहा था, ठीक है, यहां पर दिख रहा था। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर तो सागर या समुद्र है। इतने एरिया में क्या है, यहां पर तो हमको समुद्र देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये समुद्र आ गया, ये इस तरीके से यहां समुद्र आ गया, ये समुद्र आ गया, ये समुद्र आ गया, ये समुद्र आ गया। तो यहां पर ये क्या देखने को, ये उभरे हुए थोड़े थोड़े उभरे हुए पर्वत दिख रहे हैं, थोड़े से उभरे हुए हैं। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया है, इसे हम लोगों ने द्वीप कह दिया है। अब क्या कह दें, क्या नाम दे दें इसे, तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया अंडमान एवं निकोबार का। अब आशा करता हूं समझ में आई होगी आप लोगों को बात। अराकान योमा, जैसे हम लोग बात करें, हिमालय की ऊंचाई जो है यहीं से कम हो गई है, कम होती गई होती गई होती गई और समुद्र में जाकर पर्वत मिल गए। तो थोड़े थोड़े जो ऊंचे पर्वत हैं वो कैसे देखे गए हैं, वो देखने को मिले हैं हम लोगों को थोड़े ऊंचे द्वीप के रूप में, उसे बोल दिया गया अंडमान एवं निकोबार। बहुत सारे पर्वत जो हैं, बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं पर्वत। अब देखो इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये पर्वत यहाँ ऐसे नीचे हो गया, ये हो गया ऐसे। बहुत सारे पर्वत तो ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम है, मतलब वो समुद्र के अंदर पूरे से ही दबे हुए हैं। इसीलिए तो बताया जाता है, भारत के पास में देखा जाए तो बताया जाता है 1,500 से ज्यादा ही द्वीप हैं। लेकिन क्या हर द्वीप जो है ऊपर दिख रहा है हम लोगों को, नहीं। बहुत सारे द्वीप जो है वो जलमग्न हो गए हैं, मतलब वाटर लेवल भी बढ़ता ही चला जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का पानी आप देखो, समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे।
तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है ये चीजें जो है वो डूबती चली जाएंगी। जैसे हम लोग सुन रहे हैं आने वाले समय में मुंबई वगैरह डूब जाएगा, तो ये ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। तो इसका जो निर्माण हो रहा है अंडमान निकोबार का, वो हिमालय निर्माण प्रक्रिया द्वारा ही हुआ है, तो ये ध्यान रखना। हिमालय का निर्माण और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। अब यहां पर देखिए, इसके अगर हम लोग अदर नेम की बात करें, इसके हम लोग अन्य नाम की बात करें, तो इसको हम लोग जो है अराकान योमा का विस्तार भी कहते हैं। अराकान योमा का विस्तार के रूप में इस आइलैंड को जो है या इस द्वीप समूह को जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करें, देखिए 572 द्वीप हैं, ये देखिए सबसे पहली चीज। दूसरा, 38 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है, और 572 द्वीप जो है मतलब वो अच्छे तरीके के हैं, हरे भरे हैं। देखिए जहां पर मनुष्य कम रहेंगे वहां की प्रकृति सुरक्षित रहेगी। आप इस चीज को गौर कीजिए कभी, जैसे जंगलों में मनुष्य निवास नहीं कर रहा तो प्रकृति कितना अच्छा रहती है। मनुष्य रहेगा मतलब प्रकृति का दोहन करेगा, दुरुपयोग करेगा। प्रकृति का मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि प्रकृति को नष्ट करने वाली प्रक्रियाएं सारी मनुष्य कर देगा। प्रकृति अपने आप हरियाली, अपने आप में एक हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बारिश हुई, हमारे यहाँ पर बारिश हुई तो हम लोग देखते हैं छत के ऊपर ही हमारे यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे। तो जैसे बोले जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट किए जाते हैं कि वृक्ष लगाओ या वृक्षों को बचाओ। तो प्रकृति क्या कहती, प्रकृति कहती कि वृक्ष बचाओ वगैरह वो सारी चीजें छोड़ो, वृक्षों को केवल नष्ट मत करो आप, मैं खुद जो है अपने आप में ठीक होने का दमखम रखती हूं। प्रकृति को पालने वाले हम कभी हुए ही नहीं, प्रकृति हम लोगों को पाल दे, तो ये चीज होती है। जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 38 द्वीपों के ऊपर ही मनुष्य निवास करता है और 572 द्वीपों का समूह है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति यहाँ की बहुत अच्छी है। तो यहां आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ज्यादा हरा भरा द्वीप समूह है। तो यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं कि प्राकृतिक विशेषताओं में कि वन आवरण अधिक है। वन आवरण मतलब वनों से ढका हुआ एरिया जो है वो ज्यादा यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। एक चीज और बताऊंगा, यहां पर पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। दो से अधिक पक्षियों की यहां पर जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिस कारण पूरे द्वीप समूह को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो एक अन्य नाम क्या हो गया है, पक्षियों का स्वर्ग। केवल ये नाम बताने के लिए इतनी सारी आप लोगों को मुझे जो है कहानी बतानी पड़ी, ठीक है। इसे क्या है, पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, 38 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है, और 38 द्वीपों पर जो मनुष्य निवास कर रहा है उसमें भी बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। 4 जनजातियां हम लोगों को मूल रूप से देखने को मिलती हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहां पर एक हो जाती है शैंपेन, एक हो जाती है सेंटनलीज, एक हो जाती है जारवा, और एक हो जाती है ओंगे, जिसे ओंजे भी कहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, कई जगह ओंगे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 जनजातियां देखने को मिलती हैं। अब ये जो जनजातियां हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जब विश्व आधार पर कभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विश्व लेवल पर प्रजातियों को समूह में विभक्त करा गया था, वर्गीकृत करा गया था। जैसे हम लोग बात करें शैंपेन किसे कहा गया, तो यहां पर मैं बता दूं शैंपेन जो है ये मंगोलाइड प्रजाति है, या कह दूं मैं मंगोलिया प्रजाति समूह है। क्या चीज होती, बहुत बेसिक से बताऊंगा, अभी आपको मजा भी आएगा जानने में, समझ में भी आएगी। और अगर इनकी बात कर ले हम लोग, ये 3 कौन सी हैं, तो ये निग्रो प्रजाति समूह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब क्या सर इनकी क्या पहचान होनी चाहिए, तो देखिए कुछ नहीं है, मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, इनकी पहचान ये है, शैंपेन जो जनजाति देखने को मिलती है, इनकी चमड़ी का कलर, इनकी जो चमड़ी है, चमड़ी का रंग ये कैसा है, तो चमड़ी का रंग है इनका पीला। और जो निग्रो प्रजाति समूह रहती है इनकी चमड़ी का रंग कैसा रहता है, तो इसको हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं मैं, इनकी चमड़ी का रंग रहता है काला।
अभी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इनकी चमड़ी का रंग कैसा है? काला रहता है। और कुछ शारीरिक विशेषता बताऊं, शारीरिक वर्गीकरण के, अभी इनके फोटो भी बताऊंगा। शारीरिक वर्गीकरण के आधार पर इन सबको बांटा गया है। जैसे मंगोलिया प्रजाति, अब शैंपेन की बात नहीं कर रहे, अब हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं कि मंगोलिया प्रजाति समूह में आखिरकार किसको रखा गया। तो सबसे पहला, इनकी चमड़ी का रंग जो है वो पीला होगा। चेहरा जो है वो कैसा रहेगा? सपाट रहेगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चेहरा जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सपाट रहेगा, मतलब थोड़ा सा चपटा रहेगा। अगर हम लोग बात करें, चेहरा तो सर आपने सपाट बता दिया, और क्या इनकी खास विशेषता है? आंखें जो रहेंगी, इनकी जो आंखें रहेंगी, जो इनके नेत्र रहेंगे, वो नेत्र कैसे रहेंगे? थोड़े से कम खुले, या कह दे थोड़े से बंद। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आंखें थोड़ी सी बंद बंद टाइप की रहेंगी। इनको बोल दिया हम लोगों ने क्या? इन्हें कह दिया हम लोगों ने मंगोलिया प्रजाति समूह। और उसी में से एक कौन हो रहा है? शैंपेन हो रहा है। और बाकी के जो हो रहे हैं, बाकियों में क्या देखने को मिल रहा है? अच्छा, एक विशेषता और मैं आप लोगों को इसकी बता दूं, इनकी चमड़ी पर, इनकी चमड़ी और सिर पर बाल जो है वो कम दिखेंगे या ना के बराबर ही दिखेंगे, आईब्रो वगैरह भी नहीं होती है। तो ये चीज होती है। अब बताएं निग्रो प्रजाति के कैसे लोग हो रहे हैं? तो इसे देखिए, निग्रो प्रजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इनका जो चेहरा रहता है, चेहरे में अगर हम लोग बात करें, जबड़े की ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा बाहर निकला रहता है। ये पहचान होती है, जबड़ा बाहर होता है, ठीक है। रंग काला होता है, ये तो बता दिया है। उसके अलावा यहां पर मैं बता दे रहा हूं, रंग काला भी नहीं, गहरा काला हम लोग बोल सकते हैं। बोलते भी कई बार हम लोग किसी को चिढ़ाने के लिए कि कैसा निग्रो जैसा लग रहा है, तो निग्रो वो चीज हो गई है। दूसरी क्या चीज देखने को मिलती है? एक तो बता दिया मैंने, जबड़ा बाहर हो गया। बाल जो रहते हैं वो घुंघराले रहते हैं, बाल घुंघराले रहते हैं। अब देखो, अब आपको मैं इमेज बताऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब क्या चीज होती है देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर, ये 3 जनजाति देख लो, सेंटलीज, जारवा और ओंगे। क्या बताया है मैंने? निग्रो प्रजाति है, चमड़ी का रंग काला है, चेहरे की विशेषता जबड़ा बाहर निकला हुआ, बाल घुंघराले हैं। जरा देखिए यहां पर ये विशेषता देखने को मिल रही है आप लोगों को। नाक भी सपाट है, ठीक है। इधर देखिए जरा क्या क्या सबसे पहली विशेषता हो रही है कि जबड़े जो हैं ऐसे बाहर निकले हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इनके गाल की अगर बात करें तो अंदर धसे हुए हैं। रंग कैसा हो रहा है इनका? पीला हो रहा है। इनको देख लीजिए आप कैसे हो रहे हैं, बाल इनके घुंघराले हो रहे हैं। तो इन्हें खुद ने कटिंग करके रखी, नहीं तो पूरे के पूरे एकदम जैसे स्टेडियम में रहती ना घास, वैसे देखने को मिल रहे हैं, थोड़े थोड़े घुंघराले घुंघराले। यहाँ पर इनकी चमड़ी पर जो है बाल बहुत कम रहते हैं, ये देख लीजिए, चमड़ी पर इनके बाल कम। इनकी आईब्रो देखिए जरा, तो ये हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मंगोलिया। और सामान्य भाषा में बताऊं कहां से, तो आप देखिए इंडिया, थोड़े थोड़े चाइनीज जैसे लग रहे हैं, नेपालियन जैसे लग रहे हैं। तो इंडिया के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया था, तो वहां से घूमकर आए थे, इसलिए इनको मंगोलिया प्रजाति समूह बोला। बहुत पुराने हैं, तो ये क्या हो गए हैं? ये मंगोल हो गए हैं। और ये कैसे लग रहे हैं? थोड़े थोड़े अफ्रीकन टाइप के लग रहे हैं, तो ये हो गए हैं भाई, ये अफ्रीकन टाइप जो दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कह दे रहे हैं? नीग्रो। ये ध्यान रखिए। अगर भारत में बात करें ना, भारत में पूरे विश्व आधार पर देखा जाए तो बहुत सारे प्रजाति समूह हैं, बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलती। सबसे पहले कौन सी? तो ये निग्रो ही आए थे भारत में सबसे पहले। तो ये विशेषता आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ चीजें करना नहीं है याद। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो जनजातियां हैं, ये जो प्रजातियां हैं, ये संकटग्रस्त होने की कगार पर है। इसमें सेंटलीज जो है ना, ये सेंटलीज सबसे ज्यादा खतरनाक जो है प्रजाति या कह दें जनजाति के रूप में मानी जाती हैं, जानी जाती हैं। सेंटलीज जो हो रही हैं, असल में देखा जाए तो सेंटलीज नाम की कोई प्रजाति या जाति हो नहीं रही है। अब एक भारत में अंडमान निकोबार का ये एक द्वीप है जिसको नाम दिया सेंटलीज द्वीप, उसके ऊपर रह रहे हैं, इसलिए सेंटलीज प्रजाति बोला जा रहा है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर जो ये जनजाति जो रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, इन्होंने हम जैसे सामान्य मनुष्य को नहीं देखा। उसका कारण भी है, बहुत सारे कारण भी हैं उसके लिए, और भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से यहां पर जाना पूरी तरह से मना करा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी जनजाति हो रही है, एक ऐसी प्रजाति हो रही है जो पूरी तरीके से आदमखोर है। इनमें अपने आप में सुधार की भी अपेक्षा नहीं चाह रहे हैं। 2018 का एक घटनाक्रम बता रहा हूं। एक व्यक्ति थे जॉन पॉल नाम के, तो वो व्यक्ति गए थे, मतलब एक ब्रिटानी व्यक्ति थे। ब्रिटानी हम लोग कह सकते हैं कि एक फॉरेनर थे, आप ये समझ सकते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति थे। वो गए हैं
पहली बात, पूरी तरीके से संकटग्रस्त क्षेत्र जाना मना है पूरी तरीके से, वो इंडिया है और एक नाव वाले को जो है थोड़ा दे दिया पैसा वगैरह ऊपर कि भाई मुझे वहां पर छोड़ जा। नाव वाले ने पहले तो काफी मना करा कि नहीं, लेकिन ये जैसे तैसे जो है समुद्र में भी पहरेदार घूमते हैं, मैंने बताया ना नेवी की टीम, जैसे तैसे उनसे बचते बुचाते गए हैं और नाविक जाकर जो है उनको, वो जॉन पॉल नाम के व्यक्ति को वहां पर छोड़कर आ गया है। अब वो गए हैं वहां पर, देखते हैं कि गए हैं और जाकर एक मैसेज देते हैं, बोलते हैं वहां के जैसे ही गए हैं तो देखा है कि भैया कुछ एक सेंटलीज वहां पर आकर खड़े हो गए हैं, तो ये जाकर उससे बोलते हैं, जॉन पॉल नाम के व्यक्ति जाकर बोलते हैं आई लव यू एंड जीसस लव यू, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। अब उन्होंने जो है जो भी समझा वो थोड़ा बहुत देखा हो, नाविक दूर से देख रहा था, नाविक को बाद में जो है चला गया था वहां से कि भाई तुम अपनी मुलाकात कर लो और मैं जो है आता हूँ थोड़ी बहुत देर बाद देखते हैं तो वहां पर केवल इनके वस्त्र पर जो है देखने को मिले और इनका मांस वगैरह जो है वो उसके चिथड़े मिले और इनका कैमरा तैरता हुआ आ रहा था। तो इस प्रकार की प्रजाति, इस प्रकार की जातियां यहाँ पर रहने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखे होंगे भाले वगैरह जो है ये इस तरीके से ये आज भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये मतलब किसी प्रकार से ना शिक्षा विक्षा वो तो सारी चीजें छोड़ो, जाने ही पूरी तरीके से मना है और भारत सरकार ने साफ चेतावनी देकर रखी है आप जाइए ही मत। तो इस प्रकार की जाति जनजाति प्रजाति हमें वहां पर देखने को मिलती है। शैंपेन, सेंटनलीज, जारवा और ओंगे, ये 4 प्रमुख हम लोगों को प्रजातियां देखने को मिलती हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देख लिया है, अच्छा ये प्रजातियां ऐसी निवास कर रही हैं यहाँ पर। इसी कारण मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो उसके लिए कितने, केवल आप लोगों के लिए 12 द्वीप जो हैं वो ही खुले हैं कि आप वहां पर जाकर जो है भ्रमण वगैरह कर सकते हो, आप जाकर घूम सकते हो। बाकी द्वीपों पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आप जाना चाहो तो भी नहीं जा पाओगे, समुद्र के पहरेदार भी रहते हैं, और जाना चाहो तो जाओ, फिर आना नहीं चाहोगे फिर आ नहीं पाओगे उनकी मर्जी के बगैर। तो एक चीज ये हो जाती है, तो ये हम लोगों ने जाना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को हम पढ़ने की दृष्टि से देखते हैं कि अब इसमें हम लोगों को याद कौन कौन सी चीजें करनी रहेंगी। चलिए, तो बेसिक सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में बसा हुआ है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब इसके में 572 या 38 पूरे के पूरे द्वीप तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को देखते चलना है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है यहां पर एक द्वीप होता है, इस द्वीप का नाम होता है, एक छोटा सा ऐसा द्वीप बना दे रहा हूं, इस द्वीप का नाम होता है कोको द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या हो रहा है? कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है ये अंडमान और निकोबार का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि समुद्र में भी क्षेत्र के लिए हम लोगों की पड़ोसी देशों से लड़ाई रहती है। कोको द्वीप हालांकि रह कोई नहीं रहा है, लेकिन म्यांमार और भारत की इस द्वीप को लेकर बहुत ज्यादा जो है विवाद रहता है। म्यांमार का कहना रहता है कि मेरे समुद्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, भारत का कहना रहता है कि मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि कोको द्वीप कहां पर स्थित है और क्या विशेषता है। तो आप ध्यान रखिए कि ये भारत एवं म्यांमार के मध्य विवादित द्वीप है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखा जाए, अब हम लोग अंडमान निकोबार को देख रहे हैं, तो अंडमान की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों को एक अति महत्वपूर्ण द्वीप देखने को मिलता है। इस तरह से एक द्वीप हो रहा है, इसे हम लोगों ने नाम देकर रखा है उत्तरी अंडमान। इसे नाम देकर रखा है हम लोगों ने उत्तरी अंडमान, इंग्लिश में बोल देंगे नॉर्थ अंडमान। और नॉर्थ अंडमान की क्या विशेषता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ अंडमान की विशेषता सबसे पहली ये है कि इसके ऊपर एक पीक है। इस पीक का नाम क्या है? इस तरीके से एक पीक बना भी दे रहा हूं मैं, ऐसी ये ऊंची सी पीक। इस पीक की विशेषता क्या हो रही है? इसका नाम है सैडल पीक या सैडल चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी हो रही है? 732 मीटर। और इसकी बेटा अपने आप में विशेषता है कि पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। सबसे पहली विशेषता इसकी हम लोगों ने ये देखी। चलिए दूसरा, उत्तरी अंडमान के जब हम लोग पूर्व की तरफ आते हैं, जब हम लोग ईस्ट में आते हैं थोड़ा सा, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? हम लोगों को देखने को मिलता है एक इस तरह से एक ऐसा माउंटेन।
ठीक है। और ये माउंटेन काहे से बना हुआ है, तो ये हम लोग ऐसा, मैं ऑरेंज कलर कर दे रहा हूं इसमें जिससे आप लोग समझ सको, ये लावा है। देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है भाई पूरी तरीके से लावा। और इस वॉल्केनो का नाम है, इस ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। इसे नारकोंडम द्वीप भी कहते हैं, नारकोंडम आइलैंड भी कहते हैं। ये क्या है, तो ये भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोया हुआ है। अब ये ज्वालामुखी क्या होता है एक अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। जब ज्वालामुखी में से एक बार लावा निकल जाए, फिर कुछ समय के लिए लावा निकलना बंद हो जाए या बंद ही हो, लेकिन भविष्य में एक बार वापस से वो ज्वालामुखी फटने की संभावना हो, ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम ज्वालामुखी या नारकोंडम आइलैंड जो है, ये नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में जब आते हैं, उत्तरी अंडमान के जब पूरब में आते हैं, तब हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली विशेषता ध्यान रखिए, उत्तरी अंडमान ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, इस तरीके से एक और द्वीप बना दे रहा हूं यहां पर मैं। इसका नाम है मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान इसको इंग्लिश में कहेंगे। मध्य अंडमान की विशेषता, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा आइलैंड है। देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत के सबसे बड़े आइलैंड्स यानी द्वीप समूह के रूप में किसे जाना जाता है, तो अंडमान निकोबार। देख लीजिए जो यहां पर मैंने लिखा है, सबसे बड़े द्वीप समूह, क्योंकि बहुत बड़े द्वीप हैं, यहां पर कम है और यहां ज्यादा लिखे, तो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह हो रहा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक द्वीप की बात करें, यहां पर मान लीजिए एक द्वीप बना दिया, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, जो सबसे बड़ा उसे नाम देंगे मिडिल अंडमान। तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं मध्य अंडमान के बारे में, कि ये बोल सकते हैं भारत एवं अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मिडिल अंडमान है। भारत के सबसे बड़े आइलैंड्स के रूप में किसे जाना जाता है, अंडमान निकोबार को। और पूरे अंडमान निकोबार को 572 आइलैंड में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मिडिल अंडमान है, ये ध्यान रखना है। जब इसके पूर्व में आते हैं, जब हम लोग पूर्व में आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर अब मैं आकृति बनाना चाहूंगा बिल्कुल। यहां पर एक हम लोगों को एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है। और एक्टिव वॉल्केनो उसे कहते हैं जिसमें से लावा या मैग्मा कंटिन्यूअसली जो है लगातार बाहर निकलता चला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। इसका नाम क्या है, ये वाले वॉल्केनो को हम लोग नाम देते हैं बैरन वॉल्केनो, बैरन ज्वालामुखी। ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहला इसमें उद्गार कब हुआ था, सबसे पहली बार इसमें से लावा निकलता हुआ कब देखा गया था, तो याद रखिए 1737 में, 1737 में सबसे पहला इसमें विस्फोट देखने को जो है मानव को मिला था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, अंग्रेजों का काल था उस समय। ये चीज हो गई भाई बैरन ज्वालामुखी की। उसके बाद में जब हम लोग आते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर आ जाता है साउथ अंडमान, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण अंडमान। चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इसे, चल थोड़ा सा नीचे मैं लिखना चाहूंगा इसे। ये लिख दिया मैंने यहां पर दक्षिण अंडमान। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अंडमान एंड निकोबार जो है इसे घोषित कर रखा है भारत ने केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। 2011 का सेंसस देखें, 2011 की जनगणना देखें, तो सबसे बड़ा जो है ये द्वीप समूह हो रहा है, या सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश हो रहा है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए तो इस पॉइंट को जो है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अंडमान के बारे में, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां वापस से मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, अंडमान एवं निकोबार। और ये क्या है, तो अब इसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में पढ़ रहे हैं। केवल 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, ज्यादा पॉइंट है नहीं।
ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। जैसे इसको स्टेब्लिश कब करा गया, इसका गठन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, तो याद रखिए 1 नवंबर 1956, जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ है उसी दिन जो है यहाँ पर हमें अंडमान निकोबार का भी गठन देखने को मिलता है। राज्य पुनर्गठन आयोग पता है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसने शुरुआत में 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। उन्हीं में से एक केंद्र शासित प्रदेश ये भी हो रहा था। अब केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र, ऐसे भारतीय क्षेत्र, ऐसे भारतीय प्रदेश जिस पर केंद्र का शासन हो, जिस पर केंद्र यानी सेंट्रल का, दिल्ली का शासन हो, केंद्र के द्वारा शासित हो, उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है यहां पर भी है, प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर भी है। प्रशासन को बैठने के लिए जगह चाहिए और जहां पर प्रशासन बैठता है उसे कहा जाता है राजधानी। तो इसकी भी राजधानी है। इसकी राजधानी पता है क्या है, इसकी राजधानी को जाना जाता है पोर्ट ब्लेयर के रूप में। इसकी राजधानी जानी जाती है किस रूप में, पोर्ट ब्लेयर के रूप में। अब पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये 572 द्वीपों में से कहां पर है, या अंडमान निकोबार की सरकार कहां पर बैठेगी, तो वो इस द्वीप के ऊपर बैठेगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहां पर मैं यही पॉइंट लिख दे रहा हूं, यहां पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। एक इसकी और महत्वपूर्ण विशेषता, अंग्रेजों के समय यहां पर सेल्यूलर एक जेल बनाई गई थी। आप लोगों ने सुना होगा काले पानी की सजा दी जाती थी क्रांतिकारियों को। भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनको काले पानी की सजा सुनाई जाती थी। मतलब कहां पर, उन्हें यहां पर छोड़ा जाता था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सेल्यूलर जेल स्थित है, ठीक है। और इस सेल्यूलर जेल में ही क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा सुनाई जाती थी या सजा दी जाती थी। यह आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम है वीर सावरकर, उन्हें भी काले पानी की सजा दी गई थी। भारत सरकार के द्वारा वीर सावरकर जी को सम्मान देते हुए यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नामांकन किया गया है। तो यहीं पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर वीर सावरकर हवाई अड्डा स्थित है। ये बिंदु भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। वीर सावरकर हवाई अड्डा स्थित है। यहां पर पोर्ट भी है, उसे पोर्ट ब्लेयर पोर्ट के रूप में, मतलब बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, बंदरगाह भी स्थित है, प्रमुख है भारत का, ठीक है। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रख लीजिए। चलिए, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद में हम लोगों को एक अति महत्वपूर्ण द्वीप देखने को मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण अंडमान, सॉरी लिटिल अंडमान, यानी कि लघु अंडमान। बस इतने ही हम लोगों को, अंडमान में इतने ही द्वीप हम लोगों को पढ़ने रहते हैं। हम लोग कहते क्या है, अंडमान एवं निकोबार। तो इसमें हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, अंडमान पढ़ा है, और थोड़े बहुत नीचे कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। इन्हें समूह के रूप में विभक्त करा गया है। पूरे अंडमान को नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और नीचे साउथ निकोबार के रूप में, इस तरीके से पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बांटा है। तो अभी हम लोगों ने अंडमान वाला हिस्सा पढ़ लिया है, उत्तरी और मध्य वाला। अब हम लोग दक्षिण की बात कर रहे हैं, निकोबार द्वीप समूह की। तो निकोबार में हमें क्या देखने को मिलते हैं, तीन ही हम लोगों को महत्वपूर्ण रूप से द्वीप पढ़ने पड़ते हैं। जैसे देख लीजिए, इसे मैं अगले वाले उस पर लिख दे रहा हूं। एक छोटा सा रिवीजन भी कर ले रहे हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आप लोगों को बताया है एक द्वीप। इस द्वीप का नाम मैंने आप लोगों को बताया कोको द्वीप, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है। दूसरा फिर मैंने आप लोगों को बताया है एक द्वीप, ठीक है, जो कि भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसे हम लोगों ने कहा है उत्तरी अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान। और इसी पर सैडल पीक भी हम लोगों ने देखी, जो कि पूरे अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है। इसके पूरब की तरफ नारकोंडम ज्वालामुखी देखा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है भारत का सबसे बड़ा एक आइलैंड, जिसे हम लोगों ने मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान कहा है।
जो कि एरिया वाइज देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो रहा है मध्य अंडमान। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा हम देखते हैं दक्षिण अंडमान। इसके ऊपर हमें एक राजधानी क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे पोर्ट ब्लेयर के रूप में जानते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा है यहाँ पर एक अंडमान का द्वीप इंपॉर्टेंट, जिसका नाम हो रहा है दक्षिण अंडमान, सॉरी लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। इस तरह से हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया पूरा का पूरा ये अंडमान। ठीक है, ये हो गया अंडमान। अब हम लोग पढ़ रहे हैं निकोबार। तो निकोबार के 3 द्वीप बताऊंगा और उसमें कौन कौन सी बेहद महत्वपूर्ण विशेषता उसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है एक द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं कार निकोबार। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार निकोबार। उसके बाद में एक और आइलैंड देखने को मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं मध्य निकोबार। और उसके अलावा एक और हम लोगों को इस तरह से एक ये द्वीप देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार। चलिए अब ग्रेट निकोबार और अब निकोबार द्वीप समूह की सारी विशेषता समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार एक भारत के समुद्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लास्ट वाला द्वीप है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेट निकोबार के बाद भारत का कोई द्वीप नहीं देखने को मिलता है। भारत को कौन से क्षेत्र में द्वीप मिले हैं, तो एक बार आप लोगों की जानकारी के लिए फिर बता दूं, भारत के पास में समुद्र लगा हुआ था, तो भारत को कुछ सीमाओं के अंतर्गत, जो एक वीडियो में बता चुका हूं मैं, कुछ सीमाओं के अंतर्गत समुद्र में विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब केवल भारत नहीं लगा हुआ समुद्र से, और भी पड़ोसी देश लगे हुए हैं। म्यांमार लगा है, बांग्लादेश लगा है, या पाकिस्तान लगा है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर, ग्रेट निकोबार। यह भारत का आखिरी द्वीप हो रहा है। इसके बाद में भारत का समुद्री क्षेत्राधिकार समाप्त है। इसके बाद में शुरुआत किसकी होती है, और भी तो देश है नीचे, इंडोनेशिया, एशियाई देश है, इंडोनेशिया के रूप में जाना जाता है। तो इंडोनेशिया के द्वीप की शुरुआत यहां से हो जाती है। इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, पता है आप लोगों को, 13,000 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो उसकी शुरुआत यहां से हो चलती है। तो अब उसी के बारे में मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए जानकारी कि ग्रेट निकोबार भारत का आखिरी समुद्री क्षेत्र है। यहां से एक चैनल गुजरता है, उस चैनल के बारे में लिख दूं सबसे पहले। एक इस तरह से चैनल कह दो, या एक डिग्री कह दो, एक अक्षांश कह दो। इसे हम लोग कहते हैं 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 4 नॉर्दर्न लैटिट्यूड के रूप में जानते हैं। अब इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कहा है, बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखें यहां पर 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, भारत का अंतिम बिंदु, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, भारत का अंतिम बिंदु है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इस अंतिम बिंदु को नाम क्या दिया है हम लोगों ने, जैसे मान लो यहां पर इसको मैंने करा हाईलाइट, और इसको लेकर आए हैं, इसकी सारी की सारी विशेषता जो है आप लोगों के लिए यहां पर लिखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस अंतिम बिंदु को नाम क्या दिया है, जैसे 4 बिंदुओं को हम लोगों ने अलग अलग जगह नाम दिए थे। इसे कहा था इंदिरा कोल, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे हम लोगों ने कहा था इंदिरा कोल। इसे हम लोगों ने कहा था कैप ऑफ कैमोरीन। इसे कहा था हम लोगों ने सरक्रीक या गोहर मोती। इसे कहा था वालांगू या कीबिथू, ये पढ़ा था। ऐसे ही अगर हम लोग ये दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये दक्षिणी बिंदु जो है ये जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के रूप में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं, क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। इसे पिग्मिलियन बिंदु, लाहिचिंग बिंदु, और पारसमन बिंदु के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये 3 अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अन्य बिंदुओं के नाम है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, 2004 में सुनामी आई थी तो वाटर लेवल बढ़ गया था। वाटर लेवल बढ़ गया तो ये अंडरग्राउंड हो गया था, ये जल के अंदर चला गया था। तो पूछा जाता है
कब डूब गया था? तो याद रखिए 2004 की सुनामी में डूब गया था। 2004 की सुनामी में डूब गया था। चलिए, तो ये हो गई है इसकी विशेषता। ग्रेट निकोबार की और भी कुछ विशेषता हैं। जैसे ग्रेट क्यों बोला? ग्रेट मतलब होता है महान, महान मतलब होता है बड़ा। तो ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए, ये क्या हो रहा है? निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा है। मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार का बड़ा था। ये पॉइंट लिखा भी है मैंने, आप देख लीजिए यहाँ पर मध्य अंडमान के बारे में क्या लिखा है। भारत एवं अंडमान निकोबार पूरे का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बारे में हम लोग क्या विशेषता लिख सकते हैं ग्रेट निकोबार के बारे में, वो विशेषता भी यहीं पर हाईलाइट कर कर लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए, कि निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगली विशेषता, पूरे निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी और पूरे अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी यहां पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? माउंट थुलियर। यहां पर जो है माउंट थुलियर चोटी स्थित है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे 642 मीटर ऊंचाई के साथ में हम लोग जान सकते हैं। माउंट थुलियर की अपने आप में क्या विशेषता लिख रहा हूं वो देखिए, हाईलाइट कर कर लिख दे रहा हूं। निकोबार समूह की सबसे ऊंची है। ठीक, ध्यान रखिए, निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार की तो दूसरी चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है। ये बिंदु आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बस यही है इसकी विशेषता। अब जब भी हम लोग द्वीप समूह पढ़ते हैं तो एक पॉइंट निकल कर आता है चैनल। चैनल होता क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। देखिए, द्वीप हम लोगों को ऊपर से जरूर इस तरह से ऐसे अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर से बैठे हुए हैं और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये कुछ इस तरह से ऐसे दिखते हैं, ये हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि अंदर से कैसी इनकी आकृति होती है, अंदर से कैसे दिखाई देते हैं, तो देखो मैं बताऊं, अंदर से ये इस तरीके से ऐसे होते हैं, ये इस तरीके से हुए। अब मान लो ये जलीय क्षेत्र बना दिया, यहाँ पर ये क्या हो गया? वाटर लेवल हो गया है। थोड़ा सा और ऊपर बना दे रहा हूँ, हल्का सा और ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ पाओ। ये हो गया है ना, ये पूरा हमारा समुद्र वाला क्षेत्र हो गया। ये हम लोगों को द्वीप वाला हिस्सा देखने को मिल गया। यहाँ पर ये इनको हमने क्या करा, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े बहुत जो है पेड़ वगैरह बना दिए ताकि समझ में आए कि हाँ सर ये हम लोग जो है देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, दो द्वीपों को अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र है, लेकिन सकरा है, थोड़ा सा उथला है। ठीक है, जो दो द्वीपों को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। देखिए जरा, ये यहां से ये एक अलग हो गया, ये एक अलग द्वीप के रूप में जाना जा रहा है, ये एक अलग द्वीप के रूप में जाना जा रहा है, ये एक अलग द्वीप के रूप में जाना जा रहा है, और बीच में क्या देखने को मिल रहा है? तो उथला जलीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। उथला जलीय क्षेत्र बोलेंगे क्यों? इस तरीके से ये यहाँ पर क्या है, ये भूमि आ गई यहाँ पर, तो ठीक है, व्यक्ति आएगा नहाएगा, और यहाँ पर जरूर बनाया लेकिन जहाज वहाज चल जाएंगे, इसलिए तो समुद्र कह रहे हैं। तो ये उथला है, फिर भी देखा जाए तो थोड़ा सा कम गहरा, ऐसा भी बोल सकते। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ऐसा जलीय क्षेत्र, समुद्र में स्थित ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो द्वीपों को, दो आइलैंड को सेपरेट करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं चैनल। तो बहुत सारे चैनल देखने को मिलते हैं। कई बार चैनल जो रहते हैं वो क्या करते हैं? बड़े समुद्री क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा विशाल सा समुद्री क्षेत्र है और नीचे एक बहुत विशाल सा समुद्री क्षेत्र है। तो ये चैनल क्या करेगा? दो विशाल बड़े बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ देगा। तब इसे चैनल नहीं कहा जाता, तब इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट, यानी इसे जब हम लोग क्या कहते हैं? जल संधि। होती चीजें वही हैं, बस यह है कि विशेष पहचान दे दी जाती है। जल संधि
एक बड़ा जल ये हो गया, एक बड़ा जल ये हो गया, बड़ा जलीय क्षेत्र एक ये हो गया, एक ये हो गया। संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसा समुद्री क्षेत्र जो दो बड़े विशाल जलाशयों को, बड़े बड़े जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़े, उसे कहते हैं हिंदी में जल संधि, इंग्लिश में कह देंगे स्ट्रेट। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। चलिए अब इनके बारे में लिखवा दे रहा हूं, वीडियो लेक्चर शायद ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। महत्वपूर्ण कुछ एक चैनल बता रहा हूं, उनके नाम आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। यहां पर हम लोगों को एक चैनल देखने को मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं कोको चैनल, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। दूसरा हम लोगों को देखने को मिलता है एक चैनल कुछ इस तरह से, यहां, इसे हम लोग यहां नहीं बता रहा हूं, यहां बता रहा हूं, इसे हम लोग कह देते हैं दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, इसे कहते हैं हम लोग डंकन पास चैनल। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चैनल हमें यहां देखने को मिलता है, इसे तो हाईलाइट कर कर बनाना पड़ेगा और बड़ा बनाना पड़ेगा। इसे क्या कह दिया मैंने? 10 डिग्री चैनल। और नीचे यहां पर क्या लिख दे रहा हूं मैं? ये हो गया निकोबार। देखिए यहां पर अंडमान पढ़ा हम लोगों ने, अंडमान 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 अंडमान, तो यहां लिख दिया अंडमान। निकोबार निकोबार निकोबार, तो यहां लिख दिया निकोबार। ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? यहां कुछ चैनल देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर देखने को मिलेगा हम लोगों को पहला सोम बरेरो चैनल। अब चैनल क्या होता है? तो उथला समुद्री क्षेत्र, हम लोग जान रहे हैं। यहां पर एक चैनल देखने को मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है। तो ये भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो बता दे रहा हूं और कंप्लीट है लेक्चर हमारा। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कोको चैनल कौन से दो द्वीपों के बीच में है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। पूरे अंडमान, पूरे निकोबार या अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। देखिए, लेकिन अगर द्वीप बता दिए जाए स्पेसिफिक आप लोगों को, तो याद रखिएगा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। डंकन पास चैनल किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। उसके अलावा सोम बरेरो चैनल कहां पर है? कार निकोबार और मध्य निकोबार के मध्य में स्थित है। अगर बात करें सेंट जॉर्ज चैनल कहां पर है? तो मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य में स्थित है। तो ये होता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चैनल हम लोगों ने पढ़ लिया। देख लें एक बार क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सारे चैनल हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण जितनी जानकारी थी वो आप लोगों को बता दी। जितनी भी जनजाति जाति संबंधित विशेषता होती वो बता दी। ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित किस तरीके से प्रश्न बनते हैं ये सारी चीजें बता दी। और जितना बेसिक होना था ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सभी लोग बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे में अपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर रहे होंगे। नोट्स बनाते चलिए, निश्चिंत रहिए। पूरी की पूरी वीडियो सीरीज आप लोगों की कंप्लीट कराऊंगा। पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप लोगों का कंप्लीट रहेगा। रोचक जानकारी मिलेंगी। हर एक ऐसे पहलू को शामिल करूंगा जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग। और एक वो सपोर्ट का जो मैं बोल रहा हूं कि सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग सभी लोग अगले वीडियो में, और उसके साथ में नए द्वीप समूह पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं, धन्यवाद।